तो ये है प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। अच्छा, ये बेसिकली SDLC कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल भी कहते हैं, और प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। ये जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे जब सॉफ्टवेयर हाउस कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है। तो उसकी पहली जो स्टेज होती है वो होती है एनालिसिस। वैसे तो उससे पहले भी कुछ एक दो स्टेजेस होती हैं, लेकिन आपकी बुक में ये दी हुई है, क्या कहते हैं, एनालिसिस। तो सबसे पहले जो स्टेज दी हुई ना वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपने सिस्टम को स्टडी कर, सिस्टम को स्टडी कर, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, सिस्टम काम कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। तो जब आप सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को, उसकी वर्किंग को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है, उसका इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, किस तरह काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस स्टेज पे कर लेते हैं। तो उसके बाद आप डिज़ाइन स्टेज पे चले जाते हैं। आप करते हैं डिज़ाइन, जिसके अंदर आप सूडो कोड बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, प्रोग्राम वो स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। आप एनालिसिस की बेस पे अपना एक सिस्टम डिज़ाइन कर लेते हैं ऑन पीस ऑफ पेपर। जब ये भी परफेक्टली डिज़ाइन हो जाता है, अच्छा, हर स्टेज पे ना यूज़र को लाजमी, जो क्लाइंट होता है ना, यूज़र, उसको लाजमी इन्वॉल्व कर, ताकि उसको आइडिया हो कि किस स्टेज पे, क्योंकि उसने हमें ऑर्डर दिया हुआ है, हमने उसको ऑर्डर को कंप्लीट करना है, सॉफ्टवेयर बना के देना है, उसको इंस्टॉल करके देना है, चला के दिखाना है, ट्रेनिंग देनी है, सब करनी है। जब डिज़ाइन हो जाता है तो फिर हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग हम या तो खुद करेंगे या किसी प्रोग्रामर से करवाएंगे, जो अपनी लैंग्वेज में परफेक्ट होगा। ठीक है, जब ये इस स्टेज से भी पास ऑन हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद फोर्थ स्टेज आ जाती है, दैट इज ट्रांसलेटिंग। ये भी एक स्टेज है, ट्रांसलेटिंग। और उसके बाद एग्जीक्यूशन है और टेस्टिंग है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे एक सॉफ्टवेयर पास ऑन होता है। पहले इसको गो थ्रू कर लो, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। जी। अब ये जरा पढ़ लो, ट्रांसलेटिंग, एग्जीक्यूशन और टेस्ट। ठीक है। अच्छा, कहीं पे ना 5 स्टेजेस डेवलपमेंट होता है, कहीं पे 6 स्टेज। ये जो था ना, ये 6 स्टेजेस वाला था, और ये जो है 5 स्टेजेस वाला। ठीक है। ठीक है। ये समरी है। कल आपका भी कोई रिजल्ट है? नहीं, मेरा नहीं। अच्छा, ठीक है।
ठीक ये 5 स्टेजेस समरी। ठीक है। यहाँ फर्दर को डिस्क्रिप्शन। हेलो सर। हाँ, तुमने पढ़ लिया? जी। ठीक। अब ये इन्होंने यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेथड। ये पूरा एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो मटेरियल देख लो। ठीक है। यहाँ पे ये फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई, ठीक है, उन्हीं स्टेजेस की, 5 स्टेजेस। तो मेंटेनेंस पे कोई डिटेल दी हुई नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस का मतलब वही है ना, बग्स, कोई न्यू चेंजेस आ गई। असल में सारा काम ही है, कहते हैं 70% सारा काम ही मेंटेनेंस का है। सॉफ्टवेयर बनाना इतना मसला नहीं है, क्योंकि फिर आप जब रियल टाइम में चलाते हैं ना, यानी एक्चुअल डेटा से जब चलाते हैं। अब ये जो टेस्टिंग होती है ना, इसमें एक तो आपका अपना डेटा होता है, वो डमी होता है। उसके बाद एक्चुअल डेटा पे टेस्ट करते हैं, अब वहाँ पे इश्यूज आते हैं। उसके लिए आपको मेंटेनेंस फिर अपना बंदा भेजना पड़ता है जो क्लाइंट के साथ काम करता है, 6 6 महीने बल्कि 1 साल भी लग जाता है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ सॉफ्टवेयर या कंपनी। ठीक है, इसमें वो ट्रेनिंग भी दे रहा होता है, यूजर मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल सारे रेडी करके देगा। मेंटेनेंस का मतलब है कि जब, क्योंकि उसने रहने वही मसला आएगा वही हल करेगा। कहीं भी कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही, अब डाटा इनपुट किया, रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही, जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा। अब वो वहीं बैठ के उसको मेंटेन करेंगे, बार बार उसको सॉफ्टवेयर थोड़ी लेके जाएंगे। तो एक या दो बंदे जो है वो कंटिन्यूस क्लाइंट के साथ लगे रहते हैं, ये सबसे बड़ा इशू इसी का है।
यहाँ तक काम बड़े आसानी से हो जाता है, मसला सारा यहाँ फंसता है। कहते हैं 70% एफर्ट यहाँ लगती है डेवलपर की। अच्छा। वो ये आपका नहीं है, ये असल में वो लेवल से उठाया है मैंने, जो आपका नहीं है। ये आपको तो पता होना चाहिए मेंटेनेंस क्या है। वो पढ़ लिया। ठीक है, अब ये एनालिसिस की डिटेल दी हुई। एनालिसिस की डिटेल आपको मैंने बताया, एनालिसिस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी कर। अब वो या तो मैनुअल होगा या पहले से कंप्यूटराइज होगा। अब कंप्यूटराइज से हमने अपग्रेड करना है, तो अगेन हमें जो भी नया बंदा आएगा वो पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करेगा कि वो सिस्टम चल कैसे रहा है। ठीक है, उसके इन और आउट क्या है। जैसे लिखा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिजिबिलिटी स्टडी, क्या ये अपग्रेडेशन करना या कंप्यूटराइजेशन करना या ऑटोमेशन करना ये फिजिबल भी है या नहीं है, क्या हमारे पास इतनी कॉस्ट है, हमारे पास फाइनेंस है, कैन यू डू और नॉट। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग होगी। ठीक। ये डिज़ाइन, ठीक। अब देखो ना क्या लिखा हुआ है, थ्रू आउट इट्स लाइफ टू इंश्योर इट कंटिन्यू टू वर्क इफेक्टिवली। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना 70% एफर्ट यहाँ लग रही होती है। उसकी वजह चेंजेस भी आ रही होती है, लॉ चेंज हो जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ चेंज हो जाते हैं, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, इन्वायरमेंट के नए लॉ आ जाते हैं, उससे भी आपका सॉफ्टवेयर इफेक्ट होता है। जैसे गाड़ियों को ऑपरेट करने का सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे इमिशन का मसला आता है, पोल्यूशन का मसला आता है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है। ये सबसे बड़ा इशू है। ठीक। अच्छा, अब ना यहाँ पे डिफरेंट मॉडल दिए हैं। सबसे पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल। पहले ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लो फिर बता दो। ठीक है, पढ़ लिया। अब देखो, पहले एनालिसिस स्टेज परफॉर्म होगी,
यूजर से साइन ले लिया जाएगा। अब यूजर को यहाँ बिठा के हर चीज समझा दी जाएगी कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट मैट हो रही है कि नहीं हो रही। जब यूजर ओके कर देगा तो फिर जो एनालिस्ट है या डिजाइनर है वो डिजाइन पे आएगा। ठीक है ना, हर स्टेज पे यूजर से साइन लिया जाएगा, लिखा हुआ है where each stage is completed and signed off before the next stage is begun। कि यूजर कल को मुकर जाएगा, फिर मैंने तो ये कहा ही नहीं था, या जो मैंने कहा था वो है ही नहीं इसके अंदर। तो यहाँ बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट हो रही होती है, हर स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, और यूजर से इन रिटर्न उसका साइन लिया जाता है, हाँ भी ओके और नॉट ओके। अगर नॉट ओके तो अभी हम इसी पे रहेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाएंगे। तो अर्लीस्ट जो है ना, पहले ये वाटरफॉल मॉडल यूज होता था, ठीक है, आप वापस नहीं जाते थे। समझ आ गया? जी। अब ये इसके प्रिंसिपल, बेनिफिट और ड्रॉबैक बस ये देख लो। ठीक है। ये समझ में आ गया सारा बात? जी। ठीक है। द आइटरेटिव मॉडल। अच्छा, अब ये आइटरेटिव मॉडल है, दीज स्टेजेस आर रिपीटेड एज नेसेसरी। यानी जिस आपने फर्स्ट वाटरफॉल किया पूरा, यानी फर्स्ट वाटर का मतलब कि आपने ये सारी स्टेजेस परफॉर्म कर ली, ठीक है। फिर आपको लगा कि भाई कुछ डेफिशिएंसी है, एक्सटेंडेड वाटरफॉल किया, फिर से दोबारा किया वाटरफॉल, यानी एनालिसिस से ऑनवर्ड फिर सीरीज को परफॉर्म किया। फिर आपको लगा अभी भी डेफिशिएंसी है, सॉफ्टवेयर उस हिसाब से काम नहीं कर रहा, फर्दर एक्सटेंडेड वाटरफॉल, फिर से एनालिसिस से शुरू हो गए, ठीक है। और अभी भी लगता है कोई छोटी मोटी कमी पेशी रहेगी, फाइनल वाटरफॉल। यानी ये पहला आपने कर लिया, उसके बाद 3 और वाटरफॉल किया ताकि सॉफ्टवेयर जो रोबस्ट हो, रिलायबल हो, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। तो ये जो एक्सटेंडेड वाटरफॉल और फर्दर एक्सटेंडेड वाटरफॉल है, इसमें सारे स्टेजेस सेम है कि स्टेजेस भी चेंज जाते हैं? नहीं नहीं, वो देखो वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल का मतलब क्या हुआ, यानी ये देखो, ये एनालिसिस दोबारा शुरू हो जाएगा, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ये पहला फर्स्ट वाटरफॉल हुआ। अब किसी स्टेज पे उन्हें लगा कि डिजाइन में मसला है, अब ज़ाहिर है डिजाइन को सही करने के लिए एनालिसिस की तरफ जाएंगे फिर वो। अब जब एनालिसिस चेंज होगा तो डिजाइन फिर चेंज हो जाएगा, सही है, डिजाइन चेंज होगा तो कोडिंग चेंज होगी, कोडिंग चेंज होगी तो टेस्टिंग चेंज होगी, फिर अगेन मेंटेनेंस। समझ आई? ठीक है। और फिर इनको लगा मेंटेनेंस में, पता लगा भी अभी भी प्रॉब्लम है, नीड टू सी अगेन एनालिसिस, किसी ना किसी स्टेज को तो चेक करेंगे ना, हो सकता है कोडिंग से शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो अब कोडिंग सही नहीं है इसका मतलब डिजाइन सही नहीं है, डिजाइन सही नहीं है इसका मतलब एनालिसिस सही नहीं है। तो आपको फिर से पूरा फिर से गो थ्रू करते हैं, उस वक्त तक करते हैं कि जब तक यूजर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, नीचे वाला पढ़ लिया आपने?
जी। अब ये इसके प्रिंसिपल, बेनिफिट और ड्रॉबैक्स। ठीक। ठीक है। अब तीसरा होता है ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसमें होता है कि हमने बहुत क्विकली काम करके देना होता है, एक सेकंड। अच्छा, सम टाइम होता है कि हमने क्विकली एक मॉडल या प्रोटोटाइप बना के देना होता है ताकि हमें अप्रूवल मिल जाए। तो हम डिफरेंट टीम्स को लगाएंगे, डिफरेंट मॉड्यूल पे वर्कआउट करवाएंगे। एक टीम यानी कोई पीछे पड़ा था ना यार, स्ट्रक्चर चार्ट, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर जी। होता है ना, ये वन गो में नहीं बनता, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स में बनता है। बाद में हर मॉड्यूल को हम कंबाइन कर देते हैं। मॉड्यूल ए पे टीम 1 काम करेगी, मॉड्यूल बी पे टीम 2 काम करेगी, मॉड्यूल सी पे टीम 3 काम करेगी। फिर तीनों मॉड्यूल को गैदर करके पूरा सॉफ्टवेयर बना दिया जाए। अब सम टाइम होता है कि हमें एक अप्रूवल चाहिए क्विकली। तो अब वो क्लाइंट पूछेगा भी, ये वेबसाइट बना के देनी है, नज़र कैसे आएगी? अब उसको दिखाने के लिए कि भाई आपकी वेबसाइट इस तरह होगी या आपकी एप्स इस तरह होगी, जो भी इसने आपसे आपको ऑर्डर किया हुआ, उसका एक मॉडल दिखाना है। जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, हम फ्लैट बुक कराने जाते हैं, याद है? देखा है फ्लैट बुक कराने पूरा एक तो उन्होंने शीशे के अंदर बना के दिखाया था कि ये फ्लैट है, ये बिल्डिंग है, ये आपका फ्लैट ऐसे नजर आएगा। दूसरा पूरा पूरा फ्लैट बना के रखा होता है, यानी जो साइड ऑफिस होता है वहाँ पूरा एक फ्लैट रेडी होता है, आपको दिखाया जाता है, आपको अच्छा लगता है, आप बुक करा लेते हैं, अदरवाइज आप छोड़ देते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे भी होती है कि हमने सॉफ्टवेयर का पूरा मॉडल या प्रोटोटाइप बना के दिखाना है। तो फिर इसके लिए फिर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टीम को डिफरेंट टास्क को लगा के क्विकली एक प्रोटोटाइप बनवा लिया जाता है, और बाद में भी अगर सॉफ्टवेयर बहुत क्विकली बनाना हो तो हर मॉड्यूल की एक डिफरेंट टीम बना दी जाती है और बाद में उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। समझ आया? अच्छा। तो मुझे ज़रा 1 मिनट दें। ठीक है।
जी सर। ये पढ़ लिया आपने? ये बोल रहा हूँ, फिर कर लो, फिर आगे बढ़ो। ये तो कर लिया था रीड। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल, बेनिफिट और ड्रॉबैक। ठीक है। हाँ, तो लाइफ मसला ये है, साइकिल्स। इतने सारे स्टेजेस पढ़ने के बाद मुझे स्टेजेस के नाम, नाम याद नहीं है? अच्छा, नहीं नाम नहीं याद मुझे। ये है ना, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग और मेथड। अच्छा, आप इनको याद रखना है। ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लो ना। हाँ, वो मैंने ले लिया। ठीक है। जो पहला वाला है ये एनालिसिस है। पहला वाला, एन आइडेंटिफायर टेबल इज प्रोड्यूस। एनालिसिस में हम कोई काम नहीं ये करते हैं, हम सिर्फ स्टडी करते हैं। हम नोट्स कोई लेते हैं। डिजाइन है। हैं, ये डिजाइन है। क्योंकि वो कह रहा है, आइडेंटिफायर टेबल पढ़ा था ना मेरे पीछे, जी। याद है वो वेरिएबल का जो टेबल होता है, कि कौन कौन से वेरिएबल यूज होंगे, उनकी डेटा टाइप क्या होगी, उससे एक पूरा टेबल बनता है। क्योंकि अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर फील्ड्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और ठीक है, उनकी डेटा टाइप होती है, तो पूरा एक टेबल बनाए थे। हर जो भी पॉसिबल फील्ड्स होंगी उनकी डेटा टाइप बना देंगे। इस तरह को हम कहते हैं आइडेंटिफायर टेबल। तो ये डिजाइन स्टेज पे होगा। सही है। ठीक। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सिंटैक्स एरर क्या न कर। तो ये टेस्टिंग में आएगा ना। नहीं, ये कोडिंग, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं। सिंटैक्स एरर तो तब आएगा ना जब कोड रन करेंगे। हाँ, तो जब कोडिंग करेंगे तो कोड रन होगा ना। रन करने का मतलब ये है, नहीं, अच्छा वो तो ठीक है। टेस्टिंग का मतलब है कि जो मैं डेटा डाल रहा हूँ ना, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। सही है। यानी ठीक है। डेटा, जैसे पीछे पढ़ा था ना, एक तो वो टेस्टिंग और भी आगे आएंगी, लेकिन हमने एक वो टेस्टिंग पढ़ी थी कि डेटा नॉर्मल है या एक्सट्रीम है। ठीक है, वो भी टेस्टिंग का पार्ट है। इसके आगे भी अभी टेस्टिंग आएगी, डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग होती है, वो डिटेल टेस्टिंग होती है। तो अब ये सिंटेक्स एरर का मतलब, मैं पाइथन में कोडिंग कर रहा हूँ, मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया, मैं इंडेंट करना भूल गया, तो वहाँ पे एरर आएगा ना। तो ये कोडिंग स्टेज पे हो रहा होता है। यानी जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो उस वक्त
सिंटेक्स एरर आ रहे होंगे, वो मुझे साथ साथ रिमूव करने हैं। सही है। ठीक। अब थर्ड स्टेज देखो, ये तो एनालिसिस है। ये ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेज, टेस्टिंग। ये टेस्टिंग है। आपने पीछे पढ़ा था ना ट्रेस टेबल, याद है? जी वो जो ट्रेस टेबल पढ़े थे जिसमें हर हर कोड को चेक करते जा रहे थे, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या, डेटा डाल के चेक कर रहे थे ना। जी। तो वो ट्रेस टेबल का मतलब ये कि हम अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है, और हर लाइन ऑफ कोड पे क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है ना। तो डिफरेंट टाइप का डेटा चेक कर डाल इंसर्ट करके उसको चेक कर रहे थे। ये देख लो, डिजाइन, कोडिंग, एनालिसिस और टेस्टिंग। सही है। ठीक। इसमें सिर्फ स्टेजेस के नाम बताने। हाँ, इसी तरह बनाना है। देखो एक एरो, मतलब ये एरो आ रहा है, एरो जा भी रहा है, इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। एनालिसिस के बाद क्या आता है? डिजाइन। डिजाइन। ठीक है, डिजाइन के बाद, कोडिंग। ठीक है, कोडिंग के बाद, टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद, देन। वो दिया हुआ। सही है। अब देखो कितने, ठीक। 3 मार्क्स का ही है। उसी तरह बनानी जिस तरह हमने बनाए, हमें दिया हुआ पीछे मॉडल दिया हुआ। सही। ठीक। अब ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड एरो। वो जो डाउनवर्ड एरो है इसका क्या मतलब है, और ये वापस जा रहा है इसका क्या मतलब, समझ आई? समझ तो आई, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करना है ये मुझे नहीं पता। अच्छा, बहरहाल, अब देखो, अब हमने पीछे बुक का भी मटेरियल पढ़ा, इतनी डिटेल दी भी नहीं है। पूरा आपकी जो 9-6 मिनट की बुक है ना, उसका मटेरियल है। बुक मैंने दी भी है ना आपको, नहीं, आपने नहीं भेजी। मैंने भेजी थी बुक। ये नहीं, चैप्टर 12, ये बस ये है, बस टोटल मटेरियल ये है। और ये पीछे वाला तो फर्दर, हाँ बस यहाँ से, ये तो मैंने अलग से ऐड किया। ये बुक का मटेरियल है, ये बुक का मटेरियल ये मैंने ऐड किया अलग से। तो बुक में मटेरियल ही नहीं है इतना ज़्यादा ना, और डिटेल ही नहीं है। लेकिन जब हम पेपर करते हैं तो हमें कुछ आइडिया हो जाता है। तो बहरहाल, अब ये वाली बात आपको कहीं नज़र नहीं आएगी कि आइडेंटिफाई टेबल किस स्टेज पे होता है। ये सारी चीज़ें पेपर से पता लगती है। अब देखो इसका मतलब, एक तो डाउनवर्ड एरो है ना, डाउनवर्ड एरो कहते हैं कि रिजल्ट फ्रॉम वन स्टेज इज इनपुट। तो अगर तुम देखो ना, सेकंड स्टेज पे आना है, एनालिसिस कंप्लीट होगी तो डिज़ाइन होगा ना। तो एनालिसिस इज इनपुट ऑफ डिज़ाइन, ऐसे ही है ना। जब तक एनालिसिस नहीं होगी डिज़ाइन जी। स्टार्ट नहीं होगी, जब तक डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होगा कोडिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कोडिंग नहीं होगी तो टेस्टिंग नहीं होगी, और जब तक टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती मेंटेनेंस नहीं होगी। तो ये हर स्टेज दूसरे के लिए क्या है, इनपुट है। हर स्टेज दूसरे के लिए क्या है, इनपुट हो गया। इसलिए यहाँ लिखा है कि रिजल्ट फ्रॉम वन स्टेज इज इनपुट और पास टू द नेक्स्ट। अपवर्ड का क्या है, मोर वर्क इज रिक्वायर्ड एट अ प्रीवियस स्टेज टू कंप्लीट द करंट स्टेज। वो पढ़ा था ना, जो दूसरा मॉडल था, द आइटरेटिव मॉडल, इसमें यही तो हो रहा था कि हर स्टेज पे फिर वापस जा रहे हैं। हम जब डिजाइन पे पहुंचे, मिला यार अभी एनालिसिस सही तरह नहीं हुआ, एनालिसिस सही तरीके से नहीं हुआ, हमें दोबारा एनालाइज करना चाहिए। इसी तरह डिजाइन बनाते बनाते हम कोडिंग पे पता लगा भाई अभी भी डिजाइन में कुछ डेफिशिएंसी है, चेक योर डिजाइन, इंप्रूव योर डिजाइन। इसी तरह जब कोडिंग कर ली, हम टेस्टिंग पे आ गए, टेस्टिंग करते करते पता लगा कुछ कोड तो रन ही नहीं हो रहे, आउटपुट ही कुछ जनरेट नहीं हो रहा। गो टू कोडिंग, वापस कोडिंग की तरफ जाओ और कोडिंग को इम्प्रूव करो। ठीक है ना। अब टेस्टिंग, टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, मेंटेन, अब मेंटेन असल एरर ही मेंटेनेंस में आते हैं। न्यू रिक्वायरमेंट ऐड हो जाएंगी, बग्स आ रहे होंगे, तो अगेन हम दोबारा टेस्टिंग, टेस्टिंग से फिर कोडिंग, कोडिंग से फिर डिज़ाइन, और डिज़ाइन से फिर एनालिसिस, इस तरह आप
वो आइटरेटिव मॉडल बन जाता है पूरा। समझ आ गए? जी more work is required at a previous stage to complete the current stage। वापस जाने का मतलब ये हुआ ना, लास्ट स्टेज को जरा करेक्ट करें जाके, क्योंकि करंट स्टेज काम नहीं कर रही, वो टोटली डिपेंड करती है प्रीवियस स्टेज पे। सही, क्लियर? जी। अच्छा, फिर कह रहा है आइडेंटिफाई अनदर टाइप ऑफ मॉडल फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो पीछे जो दिया हुआ था वो कौन सा था? वाटरफॉल। कौन सा दिया हुआ था? सीधा सीधा वाटरफॉल है, हाँ। हाँ। तो अब वो कह रहा है इसके अलावा दो कौन से हैं, इनमें से किसी एक का नाम बता दें। रैपिड एक्शन डेवलपमेंट। हाँ, रैपिड हो गया, आरएडी हो गया, और या फिर आइटरेटिव हो गया। सही है? ठीक है। इसके लिए रैपिड एक्शन चाहिए, क्यों- आरएडी। हाँ, आरएडी, क्योंकि उसको वो कह रहे हैं ना, द प्रिंसिपल वुड लाइक टू सी एन इनिशियल वर्जन ऑफ द वेबसाइट। तो हमें क्विकली उसको बना के दिखाना है कि आपकी वेबसाइट का मॉडल इस तरह का होगा, प्रोटोटाइप या डिज़ाइन इस तरह का होगा, कि वर्क ऐसे करेगी। फंक्शनल नहीं होगी, लेकिन उसको एक प्रोटोटाइप दिखा दें, एक इंटरफेस दिखा दें। पहले आपने नाम मेथड बताना है, फिर आपने रीज़न देना है। क्या है लाइफ साइकिल मेथड? आइटरेटिव होगा या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। प्रोवाइड अ वर्किंग मॉडल और प्रोटोटाइप एट एन अर्ली स्टेज फॉर द प्रिंसिपल टू अप्रूव और रिव्यू। उसमें जब समझ में आएगा हाँ भी ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वेबसाइट बनेगी, तो वो आपको एलोकेट कर देगा सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर उसने इस स्टेज पे डिसअप्रूव कर दिया तो फिर आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके, क्लाइंट जो है अप्रूवल दे दे। सही। ठीक। अच्छा, अब क्या रहता है, वेबसाइट प्रोजेक्ट हैज प्रोग्रेस टू द डिजाइन स्टेज, स्टेट थ्री एक्टिविटीज दैट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग डिजाइन स्टेज ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी डिजाइन स्टेज पे कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती हैं, क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम का सलूशन निकालना। हाँ। हाँ, लेकिन उसका कोई नाम होगा ना, क्या वो क्या क्या करेंगे, मतलब डिजाइन स्टेज पे। जैसे वो था ना मतलब इसमें आइडेंटिफायर ऐसे टेबल, बताना याद है है? जैसे आइडेंटिफाई टेबल हाँ, बनाएंगे। अच्छा। वो प्रोड्यूस किया आपने, ठीक है। और अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको हिंट भी दिया था और क्या क्या कर सकते हैं, जब हम डिजाइन स्टेज पढ़ रहे थे, तो मैंने 3 4 टास्क बताए थे कि ये हम डिजाइन स्टेज पे करते हैं। नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, देखो कुछ चीज़ हम कर चुके हैं। एक तो है एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सुडोकू, ये तुम कर चुके हैं ना। जी। प्रोग्राम स्ट्रक्चर मॉड्यूल पढ़ा था ना, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यूज ऑफ लाइब्रेरी रूटीन, मॉड्यूल, टीम एलोकेशन। तो जब हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आइडिया हो जाएगा कि इसमें इतने इतने मॉड्यूल बनेंगे, और जितने मॉड्यूल बनेंगे उतनी टीम चाहिए। यूजर इंटरफेस या वेब पेज लेआउट, कंटेंट फॉर गिवन सिनेरियो, क्योंकि सिनेरियो के हिसाब से बताना है कि पिछला सिनेरियो चल रहा है वेबसाइट का, तो उसके हिसाब से आंसर देना है कि डिजाइन स्टेज पे आप क्या कर रहे हो। टेस्टिंग मेथड प्लान कर सकते हैं, चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं या प्रोग्राम ये कि हमने पाइथन बनाना है, क्या बनाना है। डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर में बहुत मतलब एक जैसे रैकेट है, एरे है, लिस्ट है, इस तरह की चीज़ों पर वर्कआउट कर सकते हैं।
ठीक है। ठीक। ये जरा पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। तो क्या समझ में आया ट्रांसफर स्किल्स? स्किल्स जो प्रोग्रामर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज सीख सकते देखो, अब जैसे तुम एएस के अंदर हो ना, अभी तक तुम सिर्फ जैसे तुमने सूडो कोड बनाना सीख लिया, फ्लो चार्ट बनाना सीख लिया, ट्रेस टेबल को वर्कआउट करना सीख लिया। अच्छा, अब तुम्हारे लिए इशू नहीं है कि तुम किसी भी लैंग्वेज में जाके काम कर सकते, सिवाय इसके कि तुमने उसका सिंटैक्स सीखा। जैसे A2 में या तो तुम पाइथन सीखोगे, या तो जावा सीखोगे, या विजुअल बेसिक सीखोगे। तुम किसी भी लैंग्वेज को जब सीखना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ लॉजिक पे काम नहीं करना, तुम्हें वहाँ सिर्फ सिंटैक्स पे काम करना। लॉजिक तुम्हारी पेपर 2 में फर्स्ट करो डेवलप हो गई है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी ट्रांसफर स्किल है ना, कि अब प्रोग्रामिंग स्टेज पे तुमने लॉजिक को नहीं सीखना। हाँ, ये सीखना है कि लॉजिक को बिल्ड, वहाँ पे लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे करें। जो लॉजिक तुम पीस ऑफ पेपर में डेवलप कर चुके हो, कि लूप कैसे काम करता है, इफ कंडीशन कैसे काम करती है, ये सॉल्व कैसे काम करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, वो सब हो चुका फर्स्ट को। अब वहाँ जाके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ट्रांसफर स्किल कॉन्सेप्ट भी होता है कि सम टाइम होता है कि एक कंपनी है, वहाँ पे प्रोग्रामर था और वहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा था, फर्स्ट कर लो विजुअल बेसिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ यूँ कह लो जावा के अंदर चल, अब वो बंदा चला गया। अब आपने एक ऐसा बंदा हायर करे जिसको जावा नहीं आती लेकिन विजुअल बेसिक आती है या पाइथन आती है। अब उसको कहा कि भाई सिस्टम तुमने जावा में चलाना है, तुम इसको समझो कि चल कैसे रहा है। अब तुम, जाहिर है, कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है जो हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है, कि लूप हर लैंग्वेज में होता है, इफ कंडीशन हर लैंग्वेज में होता है, वेरिएबल हर लैंग्वेज में होते हैं, उनकी डेटा टाइप हर लैंग्वेज में होती है, कमेंट्स हर लैंग्वेज में होते हैं। तो तुम अपनी उस स्किल को, जिसको तुम विजुअल बेसिक में एक्सरसाइज कर चुके हो, उसको यूज करोगे जावा के अंदर। अभी जो मैं जावा का सिंटैक्स तो आता नहीं है, लेकिन उस विजुअल बेसिक की बेसिस पे तुम जावा को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जावा काम कैसे करता है। इन द मीन टाइम अब जावा को सीखना भी शुरू कर दोगे कि जावा का एक्चुअली तुम्हें उसका सिर्फ सिंटैक्स सीखना है, और उसके पीछे लॉजिक कैसे काम करी वो तो सीखना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको आती है, वो ऑलरेडी आप एक्सरसाइज कर चुके हो विजुअल बेसिक के अंदर। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये चीज़ होती है ट्रांसफरेबल स्किल। Transferable skill in computer programming refer to the abilities and competencies that programmer develop in one programming language और टेक्नोलॉजी। जैसे तुम पाइथन के एक्सपर्ट बन जाते हो, कल को तुम्हें कहा जाता है भाई तुम अब जावा भी सीखो, हमें जावा का प्रोग्रामर चाहिए, या हम अब जावा की तरह ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है अब ऑलरेडी तुम्हारे पास, तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग आ चुकी है, बस तुम्हें सिर्फ उसका सिंटैक्स ही, वो ज़रा डिफरेंट होता है। विच कैन बी इफेक्टिवली अप्लाइड व्हेन लर्निंग और वर्किंग विद डिफरेंट लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप अपने उस स्किल को यहाँ यूज करोगे। लूप क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है, एरे क्या होता है, यानी कुछ चीज़ें कॉमन है, फाइलिंग क्या होता है, तो फंक्शन प्रोसीजर क्या होती है, ये सारी चीज़ें विजुअल बेसिक में एक्सरसाइज करते हैं। अब सिर्फ इसमें देखना है कि तुम जावा में कैसे करोगे। यानी जावा में तुम्हारे लिए ये चीज़ नई नहीं होगी, सिवाय इसके कि जावा का सिंटैक्स। इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, अब तुमने सिर्फ जैपनीज सीख ली, ठीक है। जैपनीज तुम्हें बहुत अच्छी आती है, अब तुमने सिर्फ चाइनीज सीख। तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। These skill include problem solving, ठीक है, algorithm thinking, लॉजिकल रीजनिंग, डीबगिंग, वर्जन कंट्रोल। अब ज़ाहिर ये हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। ऑब्जेक्ट ग्रुप्स का एक कॉन्सेप्ट, ये आगे P2 में पढ़ोगे। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है, वेब डेवलपमेंट किस तरह की जाती है। ज़ाहिर है वेब डेवलपमेंट डिफरेंट टूल्स के अंदर होती है, ASP के अंदर भी होती है, VB स्क्रिप्ट के अंदर भी होती है,
अब तुमने एक दफ़ा वीबी स्क्रिप्ट तो तुम कर चुके हो, अब तुमने एएसपी में एक्सरसाइज करना है। डेटाबेस यानी एसक्यूएल, अब एसक्यूएल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर ओरेकल है, लेकिन माई एसक्यूएल भी है, DB2 भी है। अब तुमने अगर ओरेकल पे काम किया हुआ है या ओरेकल पे काम किया हुआ है तो तुम इजीली DB2 में काम कर सकते हो, माई एसक्यूएल में जाके काम कर सकते हो। एंड सॉफ्ट स्किल लाइक कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, ये ऑलरेडी ज़ाहिर तुम्हें विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट से आए, अब जावा के एनवायरनमेंट में आ गए तो तुम्हें कोई इशू नहीं है। दे इनेबल प्रोग्रामर टू अडॉप्ट एंड एक्सेल इन डाइवर्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। कहने का मकसद ये है कि आप एक लैंग्वेज के एनवायरनमेंट से दूसरे लैंग्वेज एनवायरनमेंट जा रहे हो, उसके 60% या 70% जो उसकी रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड है। अब सिर्फ आखिरी जो होती है ना, कि उसका सिंटेक्स कैसे काम करता है उसको अंडरस्टैंड कर, सिंटेक्स राइटिंग सीखनी है, ग्रामर सीखनी है। सिंटेक्स का मतलब है जावा की प्रोग्राम ग्रामर ग्रामर सीखनी है कि उसमें सिंटेक्स को राइट कैसे किया है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इन विजुअल बेसिक या पाइथन। समझ आ गई बात, या ट्रांसफर स्किल क्या होता है। जी। आप जरा ये देखो, इसकी एग्जाम्पल, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है जो यूज होता है। आप पढ़ लिया। हेलो। हाँ पढ़ लिया। जी। हाँ, अब देखो ना, वो कह रहे हैं कि ये वो आइटम्स हैं या कॉन्सेप्ट है जो हर लैंग्वेज में होते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करना है, असाइनमेंट करना है, सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन, लूप, सब रूटीन, पैरामीटर, इनपुट आउटपुट, ये हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी बेसिस पे तुम किसी भी लैंग्वेज को समझना सिर्फ सिंटैक्स है। ठीक है, लॉजिक तो ऑलरेडी क्लियर है, जी। लॉजिक जो है वो ऑलरेडी क्लियर है, सिर्फ सिंटैक्स समझ, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोग्रामर हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, आपने अपने सिर्फ उस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के जावा में काम कैसे किया जाए, तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। सही है। ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन।
इसी सिनेरियो में पीछे वाले जो अपने डेटा देखा ना, ये सारी चीज उसको आती है। ठीक। तो अब इसका आंसर ये, अल्बर्ट वुड लिवरेज हिज ट्रांसफर स्केल टू कॉम्प्रिहेंड द न्यूज। पीछे जो सारी उसको वेरिएबल डिक्लेयर करने का पता है, लूप्स का पता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर का पता है, डेटा स्ट्रक्चर का पता है। he could identify identify fundamental control structure, यानी loops, condition, such as loops, selection, statement and declaration, सब पता है इसको। Albert would rely on reading comment। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं ये बड़े, जो लार्ज प्लेसेस पे जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, उनकी हर लाइन पे ना कमेंट लिखा होता है। कमेंट का मतलब होता है कि लाइन को, वो जो लॉजिक लिखी गई है उसको डिफाइन किया हो गया था कमेंट्स डाल के, कि ये हमने लाइन ऑफ कोड क्यों रखा हुआ है, ये वेरिएबल क्यों रखा हुआ है, इसकी डेटा ये इंटीजर क्यों है, स्ट्रिंग क्यों नहीं है, यानी हर लाइन को डिफाइन किया होता है, उससे भी इसको आइडिया होता है। एंड मीनिंगफुल वेरिएबल नेम टू इंटरप्रेट द प्रोग्राम लॉजिक एंड पर्पस एक्टिविटी। याद है हमने वो मीनिंगफुल वेरिएबल पढ़े थे, जिसमें आपसे पूछता है कि ये सिनेरियो है और इसका वेरिएबल क्या होगा। तो जी नॉर्मली जितने भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ पे वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होते हैं। अगर नाम ही हो तो उसके कमेंट के आगे उसकी डिटेल लिखी होती है इसमें। अगर उसने कहीं फर्ज करो डीओ भी लिखा, आप किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो पता है डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन हो सकता है किसी की माइंड में निकल डीओ भी क्या होता है, उसके कमेंट के आगे हमने ऐसे हैड डाल के लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि वेरिएबल अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसकी डिटेल आगे कमेंट में दी हो। समझ आ गई बात? जी ठीक है, ठीक है, काफ़ी है आज के लिए। जी काफी। चलो नेक्स्ट बात। ओके। अल्लाह।